मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, मैं आप लोगों के द्वारा कुंडली जो आती है उसके ऊपर वीडियो बनाकर के मार्गदर्शन करता हूं, या मैंने देखी है या मैंने पत्रिका लिखी है। चाहे कुंडली में शुभ या अशुभ योग हो, मैं आपका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैंने हमेशा आपको बता रखा है, आपको जो परेशानी है लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। किसी एक पर वीडियो बनाया जा सकता है कि उसके लिए ही बहुत हो जाता है। 10-15 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर लंबा हो जाने से देखेगा कौन। आप अपनी जन्म डिटेल लिख दीजिए, परेशानी लिख दिए, लेकिन भाई मैं आपसे आग्रह करूंगा, भाई वीडियो बना करके जब भी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा जब आपका मुझे कोऑपरेशन मिलेगा। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके ज्ञान की वृद्धि अवश्य करने की कोशिश करूंगा और वीडियो भी अवश्य बनाऊंगा आपका टर्न आने पर। ऋषिज्योत नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करता। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं। एक बार पत्रिका लिख जाने के बाद दोबारा कोई सोचने की जरूरत नहीं, पूरे जीवन का उसमें सार निकल जाता है और अच्छा मार्गदर्शन हो जाता है। जितने भी जो अशुभ योग है उनका उपाय आदि सभी से लिख दिया जाता है और जातक को भटकने की जरूरत नहीं होती है। आज का एक विषय आया है, एक पुरुष जातक जिसका कि जन्म 79 का है। 79 का जन्म मतलब 21 और 4 45 साल की आयु हो गई और जो दरिद्र से झूल रहा है। उसका प्रश्न आया है कि गुरुजी मैं बहुत ही दरिद्रता से घूम रहा हूं। और वह दर्शक हमेशा जब से उसने मेरे पास कमेंट डाला है, हमेशा वो अपना कमेंट्स भी लिखता है। रोजाना मैं देखता हूं वो रोजाना अपना कमेंट्स लिखता है, अपनी हाजिरी लगाता है। हम जब उसके प्रति सहानुभूति है तो उसको भी होना चाहिए, तभी तो काम बनता है। जब मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं तो आपका भी ये फर्ज है भाई मुझे भी कोऑपरेशन कर देना है। आज हम उसी व्यक्ति का बना रहे हैं जिसकी कुंडली में शापित योग है और लग्नेश अष्टम भाव में उच्च राशि का है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी विडंबना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा उच्च राशि का कैसे होता है और क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब बताऊंगा। शापित योग ज्योतिष में जो अशुभ योग है उनमें से एक है शापित योग, जिसको बोला जाता है इसका शनि और राहु का शापित योग। यह बहुत ही अशुभ योग है, शनि और राहु का शापित योग। और जब ये कुंडली में हो जाता है तो जीवन संघर्ष में हो जाता है। और कुंडली में कोई अगर शुभ योग भी अपने सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है तो उसकी भी कमी आ जाती है। शापित योग जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनता है, वो भाई भुगतना पड़ेगा। मतलब मीन्स पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही शापित योग ऐसे मैं यह कहता हूं कुंडली की सारी रचना जो है आपके कर्म के आधार पर है। जैसे कर्म करके आए हो वैसे आपकी कुंडलियां बनेगी, लेकिन ये शापित योग होना थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह सकारात्मक ग्रह कोई भी ऐसा हो तो उसके भी प्रभाव में कमी आ जाती है। नवम भाव में जो शापित योग बनता है, नवम भाव में जो शापित योग बनता है, वह धर्म के विपरीत आचरण माना जाता है और निरंतर उतार चढ़ाव हो जाते हैं। पिता तुल्य व्यक्ति के विषय में परेशानी आती है और कठिन संघर्ष होता है। भाग का सुख नहीं मिलता है, क्यों नवम भाग का सुख है। हाँ, हम हमेशा बताते हैं अगर लगन और पंचम और नवम ये तीन भाव महत्वपूर्ण है। अगर तीनों भाव और भावेश बलवान हो तो काफी कुछ सुधर जाती है। तो दर्शकों जब नवम भाव में शापित योग बनता है, नवम भाव धर्म त्रिकोण का हिस्सा। धर्म त्रिकोण में कौन से आते हैं? प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण के आते हैं। तो धर्म त्रिकोण में शापित योग बनता है तो तीनों भावों को प्रभावित करता है। प्रथम भाव को भी, पंचम भाव को भी और नवम भाव को भी प्रभावित करता है। व्यक्ति किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकता। जब धर्म त्रिकोण पीड़ित होता है तो व्यक्ति किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकता। वह अपना अगर ठीक से होगा, अगर धर्म त्रिकोण बलवान होगा तो वह अपना कार्य कर्तव्य जानते हुए कार्य करेगा। अगर धर्म त्रिकोण ठीक होगा तो अपना काम समय पर करेगा और अपना कर्तव्य जानते हुए काम करेगा। प्रथम भाव अगर मजबूत होगा तो आत्मविश्वासी होगा। क्यों? प्रथम भाव लगन लगनेश का भाव है, आत्मविश्वासी होगा। पंचम भाव मजबूत होगा तो कलात्मक बातें करने का ढंग होगा, अच्छा होगा और बुद्धि विवेक भी अच्छी होगी। और नवम भाव मजबूत हो तो सत्य, धर्म और
अच्छाई के प्रति श्रद्धा होगी, इष्ट देव से जुड़ करके आध्यात्मिक बनेगा, तो धर्म त्रिकोण मजबूत हो। धर्म त्रिकोण में कौन से हिस्से मैंने बताया? लगन का भाव और पंचम भाव और नवम भाव। और नवम भाव में जब शापित योग बन रहा है तो गुरु की उसकी राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि से लगन को पीटता है और नवम दृष्टि से पंचम भाव को भी पीटता है और सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को भी पीटता है। राहु की 3 दृष्टि। तो कहने का मतलब यह है शापित योग अगर नवम भाव में बन गया तो तीनों जो पूरा धर्म त्रिकोण जो हमारा है वो पीड़ित हो जाता है और उसमें समस्याएं आ जाती हैं। दर्शकों, जब प्रथम भाव पीड़ित होता है, अब बात आप ध्यान से सुनिए, प्रथम भाव पीड़ित होता है। प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है और उसका जो भी भाव का स्वामी आपका हो, आपकी कुंडली में किसी में भी हो, यहां पर नौ भाव में कुछ भी हो, मैं सभी कुंडलियों के लिए बताता हूं। नौ भाव में जो शापित योग बनेगा तो प्रथम भाव भी पीड़ित, प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है और भावेश भी पीड़ित हो तो अशुभ स्थान पर हो तो समस्या आ जाती है। और पंचम भाव का कारक भी गुरु है, अगर गुरु भी पीड़ित हो और भाव भी पीड़ित हो तो इसमें भी परेशानियां आ जाती है। और नवम भाव का कारक सूर्य भी है और गुरु भी है, दोनों कारक है और वे दोनों पीड़ित हो तो उसमें भी अशुभ स्थान आ जाती है, कोई राहत नहीं मिलती। लगन पंचम और नवम भाव पीड़ित होने से। अगर नवम भाव में शापित योग बन रहा है तो धर्म पीड़ित होगा, पंचम भाव में बन रहा है तो भी धर्म त्रिकोण पीड़ित होगा, नवम भाव में बन रहा है तो भी धर्म पीड़ित होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि उसके धर्म त्रिकोण पीड़ित हो गया। अब द्वितीय भाव और एकादश भाव धन से संबंधित भाव हैं। द्वितीय भाव का कारक गुरु है, द्वितीय भाव का कारक गुरु है और एकादश भी पीड़ित हो और कारक ग्रह भी पीड़ित हो तो धन की समस्याएं आ जाती हैं, धन की हानि होती है। और भी कई अशुभ योग है तो कुंडली में बात देखते हैं जातक की क्या क्या कुंडली में। जातक का जन्म 22 फरवरी 1979 प्रातः 3:45 पर हुआ और मूल चरण 1 में हुआ, वार गुरुवार था, कृष्ण पक्ष 10वीं का चंद्रमा है। मूल चरण 1 पिता के लिए अशुभ माना जाता है, शांति करा लेनी चाहिए। आजकल समय है धन संपत्ति का नाश, व्यवसाय की हानि, भाग्य का साथ नहीं, शापित योग का शुभ प्रभाव। तो शापित योग के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब इसमें सूक्ष्म रूप से उसी चीज को बताएंगे। जातक का जन्म जैसा मैंने बताया 22 फरवरी 1979 को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ, धनु लगन के 17 डिग्री विराजमान है, लगन में चंद्रमा 3 डिग्री लेकर के, कृष्ण पक्ष 10वीं का चंद्रमा कमजोर है और अंशों में भी कमजोर है। वहीं पर शुक्र 25 डिग्री लेकर के विराजमान है, शुक्र है, शुक्र 6ठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। धनु लगन के लिए ग्रहों की रचना के आधार पर शुक्र परम पापी माना गया क्यों 6ठे से 6ठा और दोनों तृष्णाएं बोले गए हैं। जब तृष्णाएं का स्वामी अगर लगन में है, शुक्र है, तो हमेशा धन की चिंता रहेगी। तो ये स्थिति रही। और तृतीय भाव में मंगल 1 डिग्री 45 मिनट लेके अस्त, सूर्य 9 डिग्री पर है, बुध 19 डिग्री लेकर के अस्त, केतु भी साथ में है। तो यहां पर मंगल और बुध अस्त हो गए, सूर्य। अब अष्टम भाव में कर्क राशि में गुरु उच्च राशि का है। यहां पर बात थोड़ी सी समझने वाली बात ही है। हमारे गुरुदेव जब कर्क राशि में होते हैं, चाहे किसी भी डिग्री पर होते हैं, हम आंख मीच के बोल देते हैं उसकी उच्च राशि है। बिल्कुल उच्च राशि तो है, लेकिन गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री तक ही परम उच्च का होता है। जब 5 डिग्रियां से पार हो जाता है तो उसकी उच्चता खत्म हो जाती है, वो फिर समझो वो मित्र राशि आ गई। कैसे? ये कर्क राशि है, कर्क राशि 30 डिग्री का है। कर्क राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरण में एक पहला चरण कर्क राशि का 3 डिग्री 20 मिनट का पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण आता है। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि से शुरू होता है, 3 चरण उसके मिथुन राशि में चले जाते हैं, एक चतुर्थ चरण पुनर्वसु नक्षत्र आता है, एक चरण के 3 डिग्री 20 है तो प्रथम चरण में आ गया। अब गुरु की स्थिति है 7 डिग्री 9 मिनट की, एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है तो 5 डिग्री तक वह उच्च रहेगा। तो दूसरा चरण किसका आया? पुष्य चरण का आया, यानी राशि का दूसरा चरण आया, पुष्य चरण का पहला प्रथम चरण आया। तो 40 डिग्री से जोड़ देते हैं तो 5 डिग्री बन जाते हैं, यानी पुष्य चरण का कुछ भाग पुनर्वसु नक्षत्र प्रथम भाग है 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि में उच्च का होगा, पुनर्वसु नक्षत्र में होगा। तो उसके बाद थोड़ा 1 डिग्री 40 मिनट पुष्य नक्षत्र का भी, यानी 5 डिग्री तक उच्च का माना जाता है, परम उच्च का माना जाता है। उसके बाद उसकी उच्चता खत्म हो जाती है और वक्री है। तो बताया गया कि अगर
उच्च राशि में अगर ग्रह उच्च का है और वो वक्री है तो नीच का प्रभाव देगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है, अब वो उच्च के दायरे से निकल गया, इसलिए नीच वाली तो बात नहीं रह गई, उच्च के दायरे से निकल गया। 5 डिग्री तक था, 5 डिग्री जब क्रॉस होती है तो उच्च का दायरा खत्म हो गया, फिर मित्र राशि बात समझो, आप ऐसा समझो जैसे बाकी किसी में भी होता है, औरों का भी होता है। उच्च राशि के डिग्री वहां तक होते हैं, फिर मूल त्रिकोण होते हैं, उसके बाद जाकर के स्व राशि हो जाता है, तो मित्र राशि में आ गया, वक्री है। अब यहां पर गुरु वक्री है, दर्शकों वक्री का मतलब है पीछे चलना, 30 डिग्री है, यानी वक्री हो जाने से गुरु जब कर्क राशि में वक्री रहेगा तो वह ज्यादा टाइम ट्रेवल करेगा। क्यों? वक्री का मतलब है यहां से जीरो से आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस जाएगा, ऐसे आगे पीछे होता रहेगा, तो कर्क राशि में उसका अधिक टाइम लगेगा। साधारण तौर पर एक राशि को गुरु जब राशि परिवर्तन करता है तो 1 वर्ष लग जाता है साधारण तौर पर, लेकिन जब वक्री हो जाता है तो अधिक पीरियड लगेगा, 1 साल तक अधिक पीरियड लगेगा। और कर्क राशि में है, आगे पीछे होता रहेगा, वक्री होता रहेगा, जब ऐसे होगा तो अत्याचारी भी होगा, वट जो भी है, कहीं पर रुकेगा 5 डिग्री फिर चलेगा, वो एक गहन अध्ययन है। लेकिन जब ये गुरु यहां पर है तो गुरु की सप्तम दृष्टि पर हम विचार करते हैं। पहले पंचम दृष्टि से द्वादश भाव में उतना ही खर्चा अधिक कर देगा, पंचम दृष्टि द्वादश भाव में उतना ही खर्चा अधिक कर देगा। सोचने वाली बात यह है कि द्वितीय भाव को नीच दृष्टि से देखता है, गुरु की यहां पर अधिक समय पर उपस्थिति पैतृक धन और धन को अधिक समय तक खाली करने वाली है। क्यों? नीच दृष्टि से देख रहा है, धन और संपत्ति का नाश करता है। क्यों? जितना वो कर्क राशि में रुकेगा उतने ही समय तक वह नीच दृष्टि से देखेगा। अब नीच दृष्टि से मकर राशि को देखेगा। अब गुरु द्वितीय भाव का कारक ग्रह भी है, द्वितीय भाव का कारक ग्रह है और द्वितीय भाव का स्वामी शनि है। शनि राहु से पीड़ित हो गया और गुरु लगने से नहीं चाहता कि उसकी धन संपत्ति रुके, वो उसका नाश करने वाला होता, लगने से नाश कर देता है, यहां से उठाता है सीधा खर्च कर देता है, उसको धन संपत्ति की हानि हो जाती है और गरीबी का माहौल उसको देखना पड़ता है। तो मैंने आज आपको बताया कि वक्री कैसे होता है, उल्टा चला, वक्री चलने से वह एक राशि में ज्यादा समझेगा, इस तरह से आप समझिए। तो यहां पर गुरु निर्धनता का प्रतीक है और चंद्रमा से सटाष्टक योग बन रहा है। एक तो वैसे ही हो गया, फिर आगे सटाष्टक योग भी आ गया, वह भी निर्धनता की बात आ गई। अब बात करें सप्तमेश की। सप्तमेश अस्त है और दसम भाव का स्वामी भी अस्त है। बुध केंद्राधिपति दोषी है, लेकिन सूर्य के साथ हो जाने से केंद्राधिपति तो दूष हो रहा है, लेकिन अस्त है। अब यहां पर एक और समीकरण बन गया, राहु और शनि पृथक कारक है, शत्रु राशि में है, शनि उसमें सूर्य की राशि में, भाग की हानि तो कर ही रहे, लेकिन सूर्य को भी पीड़ित करे, बुध को भी पीड़ित करे, पृथाजनक करा कर उसको व्यवसाय का भी सुख नहीं और पत्नी का भी सुख नहीं। तो व्यवसाय और पत्नी वाला बुध अस्त हो गया और राहु और शनि से पीड़ित हो गया। और दूसरी बात, जब व्यवसाय की बात करते हैं तो जब व्यवसाय का स्वामी किसी भी कुंडली में हो, दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा वाला भाव है, अगर उसका स्वामी यहां तीसरे भाव में आ जाता है तो अपने भाव से सटाष्टक योग बनता है, उसका व्यवसाय अनिश्चित होता है। आमदनी शनि उस दृष्टि से देख रहा है, लेकिन शापित योग में यहां पर भी शनि कटौती कर देगा, तो आमदनी में है और आमदनी के भाव का स्वामी शुक्र पीड़ित हो गया। क्यों? लगन में है और राहु से पीड़ित हो गया, तो आमदनी में परेशानी आ गई, खर्चा गुरु अधिक करने लगा और गुरु ने संपत्ति का भी विनाश कर दिया, स्वयं भी पीड़ित हो गया, भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। यानी जातक लगन भी पीड़ित है और लगने इस खड्डे में गिर गया, परवल पित्त दोष आ गया, भाग्य भी पीड़ित हो गया और भाग्य का स्वामी पीड़ित हो गया, कुछ नहीं कर सकता, भाग्य भी पीड़ित हो गया और कुटुंब का भी सुख नहीं रहा, क्योंकि कुटुंब का भाव भी खत्म हो गया और पत्नी का भी सुख नहीं, दसम भाव का भी कोई सुख नहीं। और जाते कि मंगल की महादशा भी चल रही है, मंगल अस्त है, कहां से देगा? मंगल पंचमेश है। अगर यहां पर मंगल बलवान होता तो अष्टम दिशा से दसम भाव को देखेगा, दिग्बली होता तो कुछ ना कुछ देता, वहां भी नहीं रह गया। अष्टम भाव में गुरु, माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा, घरेलू सुखों की हानि होगी, स्वयं का भी स्वास्थ्य कमजोर होगा। क्यों? लगने से यहां पर गया, हमेशा तनावग्रस्त रहेगा, आयु लंबी होगी, कुटुंब और पैतृक धन का नाश होगा, आंखों में कष्ट होगा, धन की चिंता, सभी प्रकार के सुखों का नाश होगा, जातक का जीवन संघर्ष में हो गया, धन संपत्ति का नाश, व्यवसाय की हानि, भाग्य का साथ नहीं, शापित योग हो गया। जब शापित योग हो गया, दर्शकों ऐसे योगों का अपने आप को
समर्पित भगवान के कर दीजिए। ये बहुत ही अशुभ योग होता है। लेकिन आप धीरज मत छोड़िए, आपको भाई उस शापित योग का तो उपाय करना पड़ेगा। बिना शापित योग के बात नहीं बनेगी। आपका शापित योग क्या होता है? आपका पुरुष मूल, जब मूल नक्षत्र एक आ गया तो समझिए आपके पूर्वजों का आपके ऊपर भारी अशुभ प्रभाव है, भारी अशुभ प्रभाव है। और ये शापित योग आ गया। मैं 110% ये कह सकता हूं अनुभव से। आप और भी कोई बताने वाले होंगे जो फोटो से भी बता देते हैं। अगर आपको कोई समस्या नहीं होती है तो आप अपने घर का मकान का फोटो भेजिए, मैं आपको बता दूंगा आपके कितने पूर्वज पीड़ित हैं, कितनों की मुक्ति नहीं हुई। आप अपने पूर्वजों की मुक्ति कराइए, शापित योग को दूर कीजिए और सूर्य को बलवान कीजिए। सूर्य आपका भाग्य का स्वामी है। और लग्नेश को बलवान कीजिए, मंगल को बलवान कीजिए। गले में भागवती लॉकेट गुरु का, मंगल का और सूर्य का धारण कीजिए और सूर्य को विधिवत हमेशा अर्घ देते रहिए, विधिवत अर्घ दीजिए। लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं बताऊंगा। आप मेरे से संपर्क करके, मेरा फोन रहता है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार है। विधिवत और कैसे अर्घ दिया जाता है वो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका मार्ग, आपकी राह आसान होती है अगर मेरे मार्गदर्शन से, तो मैं समझूंगा, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली सोचूंगा कि मैंने एक आदमी की तो राह आसान कर दी। आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फोन का जवाब दूंगा। लेकिन शापित योग निकालना पड़ेगा। शापित निकालने आपको पितरों से निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद पितरों की जब मुक्ति हो जाएगी तो सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, भागवती लाकर देना पड़ेगा, सारी चीजें स्थिति में आ जाएगी। तो दर्शकों, ये आप कुंडली का एक सारांश था जो मैंने जातक का, और वह जातक मेरे हर वीडियो पर उपस्थित रहता है। तो मैंने जैसा बताया है, जिसने भी कमेंट लिखा है, जो मेरे चैनल पर उपस्थित है, जो अपने बना रहता है, भाई उसका मैं मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। और फिर भी ये वीडियो देखो 10-15 मिनट का है, उसको और भी कोई समस्या आ जाती है, मैं आपको टेलीफोन से भी समझाने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन कर सकते हो। मैं बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं जो बात ही नहीं करूंगा। अच्छा है, आपकी राह आसान होगी तो उससे मेरा भी कुछ भला होगा। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इस प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।